टाइप 4 के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पास है, जिसमें देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आपको लिखनी ही है, लेग्रांज इक्वेशन मिलेगी। फर्स्ट स्टेप वही रहेगा कि कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू आपको निकालनी है। सेकंड स्टेप भी वही रहने वाला है कि आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, वो क्या आ जाएगी, dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाई आर। ये भी यही रहने वाला है ये स्टेप भी। लेकिन अब की बार क्या होगा कि आप इजिली मल्टीप्लायर इस तरह से नहीं ढूंढ पाओगे कि जो P1 प्लस Q1 प्लस R1 जीरो हो जाए। अगर आपको इस तरह का भी मल्टीप्लायर ना मिले, मतलब टाइप 3 के भी क्वेश्चन ना हो, ना टाइप 1 से सोल्व हो रहा है, ना टाइप 2 से सोल्व हो रहा है, ना टाइप 3 से सोल्व हो रहा है ना, मतलब मल्टीप्लायर इस तरह से आपको नहीं मिल पा रहे कि P1 प्लस Q1 प्लस R1 जीरो आ जाए आपको, तो उस केस में हम इस तरह से सोल्व करेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि आप मल्टीप्लायर ही लेके चलो P1 Q1 और R1, लेकिन वो लेने किस तरह से हैं। सबसे पहले तो इसको तो ऐसे ही लिखोगे, P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz अपॉन P1 प्लस Q1 प्लस R1, ये है आपके पास, ठीक है। लेकिन टाइप 3 में क्या होता था कि जो ये मल्टीप्लायर P1 Q1 R1 लेते थे ना, तो उसमें जो ये डिनोमिनेटर में दिख रहा है ये जीरो आ जाता था आपका, है ना। फिर हम इक्वेट करवा के जो ये है P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz इज इक्वल टू जीरो आता था, और उसको इंटीग्रेट कर पाते थे इजीली। लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीप्लायर इस तरह से अगर ना मिले तो फिर क्या करना है आपको P1 Q1 R1 जो मल्टीप्लायर है वो इस तरह से लेने हैं कि ये जो है P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए इसका, ठीक है। अब की बार आपको इस तरह से मल्टीप्लायर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्या आ जाए, मान लीजिए आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ना ये dx प्लस dy प्लस dz, तो यहाँ से आप जब इंटीग्रेट करोगे तो log x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लायर आपको लेने पड़ेंगे। जैसे किसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आप ये लेके चल पड़ो dx माइनस dy अपॉन में x माइनस वाई आ जाए आपका, ठीक है। फिर इसको इक्वेट करवाओगे आप, इससे करवा दो, इन दोनों को इक्वेट करवा दो, या फिर dy माइनस डी जेड करो, अपॉन में आ जाए y माइनस जेड, ठीक है। तो जो टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन है वो तो आपने कर लिए सबने। अगर आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि टाइप 1 से अगर सोल्व हो रहे हैं तो उसी से सोल्व करोगे, टाइप 2 से सोल्व हो रहे हैं तो उसी से सोल्व कर लोगे। और अगर आपको मल्टीप्लायर इस तरह से मिल रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में आया है ये अगर ये जीरो बन रहा है तो उससे सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर इन तीनों तरीके से अगर सोल्व नहीं हो रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लायर है P1 Q1 R1 वो इस तरह से लेने हैं कि जो ये P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए, ताकि फिर आप इजिली इंटीग्रेट कर पाओ। जब हम ये सब करेंगे तब से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो स्टेटमेंट है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी प्लस 2xy क्यू इज इक्वल टू 2xz, ये आपके पास इक्वेशन दी है। अब देखो फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा कि हम इसको लेग्रांज लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करवा के कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू निकालेंगे। अब जो लेग्रांज लीनियर इक्वेशन होती है वो है आपके पास ये, इससे कंपेयर करो और कैपिटल P की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल Q की क्या वैल्यू आएगी
यहाँ पर क्यू का जो कोफिशिएंट है वो क्यू है और यहाँ पर 2xy। तो यहाँ से कैपिटल क्यू की वैल्यू है आपके पास 2xy और जो आर की वैल्यू आई है वो है 2xz कंपेयर करके। तो फर्स्ट स्टेप यही था आपका। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आप लिखोगे तो क्या होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास, dx बाई पी, पी ये रहा, लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू, क्यू ये रहा 2xy इज इक्वल टू डी जेड बाई 2xz। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद अब आपको ये देखना है कि क्या आप किन्हीं दो फ्रैक्शंस को इसलिए सोल्व कर पा रहे हो, देखना है आपको, है ना। अगर टाइप 4 का क्वेश्चन लिखा है मैंने तो ये मत समझना टाइप 4 का ही है, ठीक है। पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, पेपर में थोड़ी ना पता चलेगा। ये देखो, पहले देखो अगर पॉसिबल केस क्या क्या है, 1 और 2 को इक्वेट करवाओ, 2 और 3 को इक्वेट करवाओ या फिर 1 और 3 को इक्वेट करवाओ, तीन ही ऑप्शन अभी तो फिलहाल। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को इक्वेट करवाते हो तो इक्वेट करवाओगे और फिर इंटीग्रेशन करोगे तो x और y के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो z जो वेरिएबल है आपका उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से z को एलिमिनेट कर सकते हो, नहीं कर सकते तो फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन इक्वेट नहीं करवाएंगे हम, ठीक है। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें कांस्टेंट इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को इक्वेट हम नहीं कराएंगे। उसके बाद अगर हम सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को इक्वेट करवाएं तो सेकंड और थर्ड को इक्वेट करवाओगे तो y और z के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन होगा, है ना। तो x को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या x एलिमिनेट हो सकता है, यहाँ से हो गया, इजिली हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ y में बचा जो भी आपका dy बाई y और यहाँ पे सिर्फ z वेरिएबल बचा, तो इंटीग्रेट कर सकते हो इजिली। तो ये तो टाइप 1 का ही हो गया यहाँ तक, तो है ना। तो अब आप क्या करोगे, बाय इक्वेटिंग टेकिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर आप सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन लोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, dx बाई 2xy इज इक्वल टू, सॉरी dy बाई 2xy और ये dz बाई 2xz। अब 2x से 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया आपका dy बाई y इज इक्वल टू dz बाई z। नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा dy बाई y इज इक्वल टू dz बाई z। इसका इंटीग्रेशन log y, इसका इंटीग्रेशन log z प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको log c1 ले लो, है ना। तो यहाँ से आगे क्या लिखोगे, log y इज इक्वल टू log z प्लस log c1, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब log z1 को लेफ्ट साइड में लेके आए तो log y माइनस log z इज इक्वल टू log c1। log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। तो यहाँ से आपके पास आएगा log y बाई z इज इक्वल टू log c1। एंटी log लोगे बोथ साइड्स तो c1 की वैल्यू आ जाएगी y बाई z, ठीक है। तो c1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी देखो यहीं से कर रहे हैं, log y माइनस log z इज इक्वल टू log c1। अब यहाँ से log m माइनस log n, log m बाई n होता है, तो यहाँ से आपके पास ये आ गया। और नेक्स्ट स्टेप पे आपने एंटी log लिया तो c1 की वैल्यू आ गई y बाई z, ये आ गया एक कांस्टेंट, ठीक है। बस एक कांस्टेंट निकल गया हमारा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, एक ऑप्शन आपका ये रहेगा, एक ऑप्शन आपका ये रहेगा। देखो फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को इक्वेट करा के हम सोल्व नहीं कर पाए इजिली, है ना। अब सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को सोल्व करके हमने एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली c1 की। अब एक ऑप्शन और रहता है क्या, कि आप फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को इक्वेट कर दो, है ना।
तो क्या हम इंटीग्रेट कर पाएंगे इजिली? अगर आप फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को इक्वेट करवाते हो तो क्या इंटीग्रेट कर पाओगे इजिली? यहाँ पर देखो x और यहाँ पर है z, dx और dz। जब इंटीग्रेट करोगे तो x और z के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पर x और z को छोड़ के y बच गया ना, तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको फर्स्ट और थर्ड में से। क्या फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से आप y को एलिमिनेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। तो बस फर्स्ट टाइप यहीं तक लग गया, हमारी जो रूल 1 था वो यहीं तक अप्लाई हो पाया। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या था कि एक जो कांस्टेंट निकला है ना, वहां से वैल्यू निकालो और उसको पुट कर दो। या तो y बाई जेड बन रहा है तो c1 पुट कर दो उसकी जगह पे, या फिर यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो c1z वो पुट कर दो, या फिर z की वैल्यू निकाल लो y बाई c1 वो पुट कर दो। यही था रूल नंबर 2 हमारा, वो देख लो। अगर वो हो जाए तो यहाँ से वैल्यू किसकी आसानी से निकल रही है? y की वैल्यू निकल जाएगी ना c1z, तो y को एलिमिनेट हम इजिली कर देंगे। तो y एलिमिनेट किसमें करना पड़ेगा? इसमें और इसमें, है ना। अगर आप x और z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो यहीं से तो y को एलिमिनेट करने की जरूरत है ना हमें। तो जब आप यहाँ से y को एलिमिनेट करोगे तो क्या कोई बेनिफिट होगा आपको? यहाँ से आपका बस y स्क्वायर की जगह पे c1 स्क्वायर z स्क्वायर आ जाएगा। अब की बार ये y स्क्वायर नहीं है, c1 स्क्वायर z स्क्वायर है। लेकिन फिर भी x और z को कर पाओगे वेरिएबल सेपरेट? या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन सकती है। यहाँ से तो देखो ओडी बन गई आपकी, ओडी पढ़ के आए हो ना। ओडी में कुछ रिजल्ट्स थे आपके कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है आपकी, देखो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है, इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना। और ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती थी कब? अगर यहाँ से आपने निकाला करली m बाय करली y और यहाँ से निकाला करली n बाय करली x, और ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाती हैं आपकी, तो जो ये इक्वेशन होती थी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। ये आपने सेकंड सेम में पढ़ लिया है, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट बन गई ये इक्वेशन, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वहां पर डायरेक्ट सॉल्यूशन पढ़ना सीखा था हमने। तो यहाँ से जो इसका सॉल्यूशन आएगा ना डायरेक्ट, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो वो सॉल्यूशन ये होता है बच्चों, इंटीग्रेट कर दो आप m dx। यहाँ पर जो y है ना, y को ट्रीट करो एज ए कांस्टेंट, ठीक है। y ट्रीट एज ए कांस्टेंट, यहाँ पर मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ y इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये समझ जाना है आपको कि y को आपको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके और इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर देना है, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर n की वो टर्म्स आपको लिखनी है जिनमें x नहीं है, जिनमें x नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे आप टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x, और फिर यहाँ पे dy के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल जाता था इस टाइप की इक्वेशन का। तो अब ओडी का जो ये फर्स्ट ऑर्डर ओडी को सोल्व करने का जो कंसेप्ट था वो आपको आना चाहिए, तभी आप और अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चंस को। क्योंकि अगर यहाँ से हम देखें तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मल्टीप्लायर तक नहीं पहुंची हूँ अभी मैं, है ना। मल्टीप्लायर का भी ऑप्शन है हमारे पास, वो भी देखेंगे। लेकिन अगर हम ये पुट कर रहे हैं तो या तो वेरिएबल सेपरेट हो जाए, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो यहाँ पे x है तो सिर्फ x वाला ही वेरिएबल इधर हो, x के साथ में मतलब dx के साथ में सिर्फ x आए और यहाँ पर dz के साथ में सिर्फ z वाली टर्म्स आई, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इस टर्म, है ना। यहाँ पर या फिर आपका क्या हो जाए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो भी हम उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम एग्जैक्ट बना सकते हैं, है ना। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, उसके लिए भी एक मतलब ये होता है कि आप करली m बाई करली y माइनस करली m बाई करली x अपॉन n, ये वैल्यू निकालते हो आप
और ये वैल्यू निकालने के बाद जो भी आपका आया है आंसर, अगर वो सिर्फ फंक्शन हो एक्स का, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, अगर वो सिर्फ एक्स का फंक्शन हो, अगर वो सिर्फ एक्स का फंक्शन आ जाए, तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है ना जो आपका, वो बनता है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब कि इससे आप जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो जब आप इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो फिर ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी आपकी। और अगर एग्जैक्ट बन गई तो लिखना तो जानते हैं हम, ठीक है। ठीक है, एक तो ये होता है, एक और होता है कि अगर इस टाइप का भी नहीं आया, मान लिया अगर आपने ये सोल्व किया और ये सिर्फ एक्स का फंक्शन नहीं आ रहा है आपके पास, तो फिर तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी नहीं आया, तो फिर तो एग्जैक्ट इक्वेशन भी नहीं बनी। तो एक और वो होता है रिजल्ट आपके पास, यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, एक तो ये वैल्यू निकालनी है और दूसरी करली एम बाई करली एक्स माइनस करली एम बाई करली वाई अपॉन एम, ये वैल्यू निकाल लो आप। अगर ये फंक्शन आ जाए सिर्फ वाई का, इसको सोल्व किया आपने और यहाँ पर आपके पास सिर्फ वाई का फंक्शन आ जाए कोई, तो उस केस में, हेलो मैं चाय ले रहा हूँ, तो यहाँ से बताओ, ये अगर सिर्फ y का फंक्शन आ जाए, तो y का फंक्शन आएगा तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा ना बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या बन जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब कि आप जब इसको इससे मतलब इससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का बेनिफिट ये रहेगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिखना जानते हैं, ठीक है। ये चीज आप ओडी में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं ध्यान हो तो यहाँ से एक बार रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। ये था आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वो। तो एक ऑप्शन ये रहेगा कि हम इस तरह से देख लें, जैसे यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि ये लिया मैंने और एक ये लिया, तो यहाँ से पहले तो हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट की c1 स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, y तो एलिमिनेट कर दिया हमने यहाँ से। अब उसके बाद dx और ये dz है ना, उसको इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिख के फिर आप ये चेक करो कि क्या ये एग्जैक्ट बन रही है। एग्जैक्ट बन रही है तो फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो एक कांस्टेंट यहाँ से निकल गया, एक कांस्टेंट ये निकल चुका है, एक कांस्टेंट यहाँ से निकल गया, तो फिर जनरल सॉल्यूशन इस जो पीटी का आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 c1 c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका काम रहेगा, आप घर जाके चेक कर लेना एग्जैक्ट बनेगी नहीं बनेगी, और जरूरी नहीं है एक ही तरह से सोल्व होंगे ये क्वेश्चन, नहीं, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में एग्जैक्ट का ऑप्शन आ जाए, एग्जैक्ट ये बन जाए, हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में मल्टीप्लायर आ जाए, वो उस तरह से सोल्व कर दे, है ना। और मल्टीप्लायर में भी जरूरी नहीं है एक ही मल्टीप्लायर हो, जब आप कोई चूज करने मल्टीप्लायर तो हो सकता है कोई बच्चा 1 2 3 करके इसको सोल्व कर पाए तो वो उस तरह से सोल्व कर देगा, कोई बच्चा -1 0 1 करके सोल्व कर पा रहा है तो वो बच्चा वैसे सोल्व कर देगा, कोई बच्चा ऐसे कर पा रहा है dx माइनस dy लिया, अपॉन में जो भी आया इज इक्वल टू dy माइनस dz किया और इज इक्वल टू dz माइनस dx किया, और एक फ्रैक्शन उसने ये ले लिया dx प्लस dy प्लस dz अपॉन में जो भी है, तो वो बच्चा वहां से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटली मल्टीप्लायर जो हम देखेंगे वो सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप क्वेश्चंस की उतना क्लियर होता चला जाएगा किस तरह से आपको मल्टीप्लायर लेने हैं किस तरह से नहीं। अगर आप ये सोचो कि सिर्फ एक क्वेश्चन समझ लेने से आपको आ जाएगा तो नहीं कर पाओगे पेपर में, तो आप घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। एग्जैक्ट वाला आ गया, पता चल गया ना कैसे निकालते हैं, देखो चलो ये करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, dx बाई
एक्स स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड बाई 2xz। ये है हमारे पास, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2xz और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये आ गया डी जेड, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप एग्जैक्ट देखना चाह रहे हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए तो आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, एम टी एक्स प्लस एन टी वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना। यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो इस टर्म को लेफ्ट में लेके आएंगे, लेफ्ट में लेके आओगे तो नेगेटिव आ जाएगी ये, है ना। लेफ्ट में लेके आए तो यहाँ पर ये साइन आ गया नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये m हो गया और ये n हो गया यहाँ पे। अब m का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z और n का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। करते हैं, देखो यहाँ पर अगर पहले तो मैं m लिख देती हूँ, m है आपका 2xz और n है आपका ये जो वैल्यू है ये है, ठीक है। चलिए कर ली m बाई कर ली z निकालते हैं, क्या आएगा बच्चों 2x, यही आया। अब हम कर ली n बाई कर ली x निकालते हैं, कर ली n बाई कर ली x निकालोगे बच्चों तो यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस 2x z के रिस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये आ गया। अब देखो ये 2x आ जाता तो एग्जैक्ट बन जाती, एग्जैक्ट बनते ही बस इंटीग्रेट करना था, जो एग्जैक्ट का सॉल्यूशन होता है उस तरह से आ गया था दूसरा कांस्टेंट। तो अब तो ये दोनों इक्वल नहीं आए तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो क्या करोगे, बना सकते हो। एक ऑप्शन है आपके पास कि आप बना सकते हो, है ना, एक ऑप्शन है आपके पास कि आप इसको एग्जैक्ट बना सकते हो। नहीं है तो कैसे बनाओगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा कि आप, भैया बंद करके जाना, कैसे निकलेगा बताओ, कि आप कर ली m बाई कर ली z माइनस कर ली n बाई कर ली x निकालो, अपोन में n करो, और अगर वो सिर्फ x का फंक्शन आ जाए आपका तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन fx dx, ठीक है। करते हैं। अब एक चीज और रहेगी बच्चों, डिवाइड किससे करोगे। देखो अगर इससे डिवाइड करोगे तो मुश्किल बनेगा। यहाँ पर देखो ना, दोनों टर्म सेम सी है ना, तो डिवाइड आप किससे करना चाहोगे, इस टर्म से करना चाहोगे, नहीं इस टर्म से करना चाहेंगे, m से करना चाहेंगे ना। तो m से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर ली n बाई कर ली x माइनस कर ली n बाई कर ली z अपॉन m, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। जब ये वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, कर ली n बाई कर ली x बताओ, माइनस 2x कर ली m बाई कर ली z 2x, तो यहाँ पे पुट करो माइनस 2x अपॉन m की क्या वैल्यू है बच्चों 2x z, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया आपके पास माइनस 4x अपॉन 2xz, यही आया ना, माइनस 4x बाय 2xz और x से x कैंसिल और ये माइनस 2 बाई z आ गया। तो ये वैल्यू जो आई ना, ये माइनस 2 बाई z आ गई। सिर्फ z का फंक्शन है ना, तो z का ही आना चाहिए था, z का ही आना चाहिए था, ठीक है। क्या हुआ, ओके ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, अभी मैं सिर्फ इतना लिख देती हूँ, दोबारा रिवाइज करवा दूंगी मैं तुम्हें, जी जी ठीक है, ठीक। तो देखो ये आपके पास फंक्शन ऑफ z आ गया, और ये आपके पास सिर्फ z का फंक्शन आ गया, ठीक है। अगर सिर्फ z का फंक्शन आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल सकता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप यहाँ से निकाल लोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन जी जेड डी जेड, यही आएगा। अब जी जेड की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन माइनस 2 बाई जेड डी जेड। यहाँ से अगले स्टेप पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो
ई रेज टू पावर -2 log z, यही आएगा। ठीक है, फिर तो आगे तो कर ही लोगे। सो ये नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे ई रेज टू पावर -2 log z, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो -2 है इसको पावर में भी लेके जा सकते हो, क्योंकि m log n क्या होता है, log n की पावर m है ना, n रेज टू पावर m। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो z की पावर -2, ये लिख दिया ये, और e से log कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास एंटी log लिया तो कैंसिल हो गया ये, यहाँ से z की पावर -2 आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा z की पावर -2 या फिर 1/z²। ठीक है, देखो क्या किया हमने, m सबसे पहले तो ये हमने जो फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन है हम उसको इक्वेट करवाना चाह रहे हैं। अगर आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करवाओगे तो उसके लिए ऊपर दिख रहा है आपको न्यूमरेटर में dx, यहाँ पर dz। तो इंटीग्रेट जब आप करोगे तो x और z के रिस्पेक्ट में करोगे, तो y को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से, तभी इजिली इंटीग्रेट कर पाओगे। यहाँ से हमने क्या किया, ये एक कॉन्स्टेंट निकल चुका है हमारा c1 = y/z, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली c1z, ये c1z यहाँ पे पुट कर दिया y की जगह पे, तो c1² z² आ गया। ठीक है, अब एक चीज तो हो गई, y तो एलिमिनेट हो गया फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन से, लेकिन y एलिमिनेट होने के बाद इंटीग्रेट भी तो हो जाना चाहिए ना, तभी तो कॉन्स्टेंट निकलेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को इक्वेट करवा के इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ से हम ये देखना चाह रहे हैं क्या हमारी इक्वेशन ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट होने का बेनिफिट हमें ये मिल जाता कि इसको हम इजिली सोल्व कर पाते, क्योंकि सॉल्यूशन हमें पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो अब देखेंगे ये m आ गया, ये n आ गया, करली एग्जैक्ट कब बनेगी, जब करली n बाय करली z और करली n बाय करली x इक्वल आ जाए तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये 2x आया, ये -2x आया, तो एग्जैक्ट तो नहीं बनी। तो दो ऑप्शन है कि एग्जैक्ट बना सकते, दो रूल पढ़े हमने। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा मिल जाए हमें जिससे मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को और फिर ये एग्जैक्ट बन जाए। ठीक है, तो अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए रूल दे रखे हैं। एक तो रूल ये है कि आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो और अपॉन में n कर दो। अगर वो आपका फंक्शन आ जाए x का, सिर्फ x का फंक्शन आए, तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻∫ fx dx। ठीक है, उससे इसको मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को और फिर ये एग्जैक्ट बन जाएगी। एग्जैक्ट बन गई तो एग्जैक्ट का सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दो, एक कांस्टेंट वहां से निकल गया। ठीक है, अब अपॉन में क्या करोगे ये भी तो देखोगे ना। देखो, एक तो ये था, एक रूल तो ये था, ये लिख दिया मैंने। दूसरा रूल ये था बच्चों, दूसरा रूल ये था कि आप निकालो करली m बाई करली z माइनस करली n बाई करली x अपॉन में n, ये निकालो। तो यहाँ से हमने यही क्यों लिया, क्योंकि ये पता चल गया था ना। देखो, ये वैल्यू है 2x, ये वैल्यू है -2x, तो ऊपर तो 4x ही आता, ऊपर तो x का ही फंक्शन आता, कोई भी आता है ना। और अपॉन में क्या आता है n में तो आपको x भी दिख रहा है, z भी दिख रहा है, कैंसिल कैसे करोगे, सिर्फ एक का फंक्शन तो नहीं आएगा ना फिर, और यहाँ पर तो सिर्फ x का फंक्शन आना चाहिए था। तो ये रूल लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, तो हमने ये नहीं कर, ये वाला रूल अप्लाई ही नहीं किया। ठीक है, माइंड में ही कैलकुलेशन करके हमने ये देख लिया कि m से डिवाइड करेंगे हम। m से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये है 2xz, तो किसी तरह अगर x वाली टर्म कैंसिल हो जाए तो z का फंक्शन बच जाएगा बस। ठीक है, तो ये वैल्यू जब हमने निकाल दी करली n बाई करली x माइनस करली m बाई करली z अपॉन m, तो हमारे पास -2/z आ गया। और यही हमें चाहिए था कि सिर्फ z का फंक्शन आ जाए, ये z का फंक्शन आ गया। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e⁻∫gz dz। अब यहाँ से इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया है और e की पावर में ये आ गया हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/z²। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। यहाँ तक आ गया सबको समझ। ठीक, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब आया है बच्चों हमारा 1/z²। 1/z² आने का मतलब ये है कि उस इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो इक्वेशन बनेगी, कर दो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में जेड स्क्वायर 1/z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पर भी 1/z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया। अब की बार n क्या बन गया, यही n क्या बन गया ये। अब पहली बात तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार कर लो चेक, एग्जैक्ट ही बनी मिलेगी आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो देखो यहाँ पर ये z बच गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, करली m बाई करली z जब आप निकालोगे तो 2x तो है कांस्टेंट एज इट इज, और जब इसका करोगे z की पावर -1 का डेरिवेटिव तो पावर आगे और पावर में से 1 सब ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने करली n बाई करली x निकाला, करली n बाई करली x निकालोगे तो अपोन में तो ये है ये, और इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा -2x आ गए ना, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन आई है वो एग्जैक्ट बन गई। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई तो डायरेक्ट सॉल्यूशन जानते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, ये y/z है, बस इसका ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कर दो z को कांस्टेंट मान के। यहाँ पर सॉल्यूशन जो आएगा इसका वो आ गया 2x/z dx, यहाँ पर z ट्रीट एज ए कांस्टेंट, ठीक है। फिर प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, सिर्फ वो वाली टर्म लिखनी है जिनमें x ना हो। तो अब देखो ये फर्स्ट टर्म जो आएगी उसमें तो x है तो नहीं लिखेंगे हम, ये वाली टर्म लिख लो और ये वाली टर्म लिख लो। अब यहाँ से माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। आपके पास आएगा c1 स्क्वायर प्लस 1 और z स्क्वायर कॉमन लिया, अपोन में भी z स्क्वायर है और ये डी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, हो गया आपका सोल्व। अब क्या रह गया 1/z तो कांस्टेंट है एज इट इज, 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो 2x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर आ गया, ये आ गया। फिर प्लस यहाँ से करोगे तो c1 स्क्वायर प्लस 1 तो कांस्टेंट है, इनटू में z आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू c2। अब क्या करना है, c1 की वैल्यू और पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो y स्क्वायर बाई z स्क्वायर, y स्क्वायर बाई z स्क्वायर, ये आ गया आपके पास सेकंड कांस्टेंट। अब जो गिवन पीटी थी उसका जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो उसका जनरल सॉल्यूशन आएगा 5c1 है हमारा y/z और कोमा c2 ये आया हुआ है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन में z इज इक्वल टू, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। यहाँ से ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन z ही आ गया है ना, इनको कंबाइन करके लिख दो ना, एलसीएम ही ले लीजिए, ये आ गया समझ सबको, ये था। अब जो बुक में करा रखा है वो मेथड भी करा देते हैं, 2 मिनट लगेंगे बच्चों, देखो 2 मिनट लगेंगे। ये आ गया ना सबको समझ, ये आ गया हमारा आंसर। अब अब c1 तो y/z आया हुआ है और एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों, dx बाई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई 2xy इज इक्वल टू dz बाई 2xz, ये लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। और c1 हमारा निकल चुका है, c1 की वैल्यू आ चुकी है y/z, ये हमने निकाल दिया। अब इसके बाद जो अभी टाइप बताई थी ना मैंने, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको मल्टीप्लायर लेने हैं इस तरह से कि जो न्यूमरेटर में आए वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पर हम x y z लेके देख लेते हैं। अगर x इसको x से मल्टीप्लाई करें, इसको y से और इसको z से,
तो देखो एक बार क्या आएगा, यहाँ से x dx प्लस y dy प्लस z dz। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स जेड स्क्वेयर, इसको y से मल्टीप्लाई किया तो 2x वाई स्क्वेयर और इसको z से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x जेड स्क्वेयर। तो हमने P1 क्या लिया x, Q1 क्या लिया y और R1 क्या लिया है z। ठीक है, करते हैं हम इसको सोल्व। यहाँ से क्या आएगा बच्चों, देखो ये माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, ये प्लस का 2x वाई स्क्वेयर, तो प्लस का एक्स वाई स्क्वेयर बचा ना आपके पास, ये लो ये प्लस का एक्स वाई स्क्वेयर बच गया। उसके बाद ये माइनस एक्स जेड स्क्वेयर, ये प्लस 2x जेड स्क्वेयर, तो प्लस का एक बच गया ना आपके पास, तो ये आ गया। ठीक है, इन तीनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे x कॉमन निकल गया, x कॉमन निकलेगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ये बचेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब एक बात देखो, अगर ये x नहीं होता, अगर ये x नहीं होता तो इसका जो डिफरेंशियल होता तो क्या बनता, इस टर्म का 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz, यही आता ना। अब 2 भी नहीं है हमारे पास, बाकी तो है x dx प्लस y dy प्लस z dz, तो 2 तो हम ला सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो इसका तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ऊपर, लेकिन 2x नहीं होना चाहिए साथ में। तो अब आप क्या करोगे, इससे इक्वेट करवा दो या इससे इक्वेट करवा दो, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, नीचे एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप इससे इसको इक्वेट करवाओ या फिर इसको इससे इक्वेट करवाओ। आपके पास क्या आ जाएगा, मैं इससे करवा रही हूँ, dy बाई 2xy इज इक्वल टू यहाँ पे dx स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और ये लिखा मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है, और ये 2x था ही साथ में, 2x से 2x कैंसिल कर दिया, अब इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, एक ये आपके पास मेथड है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लायर लेने हैं और फिर सोल्व करके देखिए। एक्स वाई जेड लिया है बच्चों, P1 x मल्टीप्लायर लिए हैं, इस तरह से मल्टीप्लायर लेने हैं कि जो यहाँ पर जो टर्म बनेगी ना P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz, ये जो है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए किसका, P1 प्लस Q1 प्लस R, इस तरह से लेना है। तो हमने यहाँ पर P1 लिया है x, Q1 लिया है y और R1 लिया है z। ठीक है, ये कर लेना बच्चों।